नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का जो टॉपिक था हमने स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के भाग 2 को आज हम कंप्लीट करेंगे तथा भाग 2 में हमने आज के इस वीडियो में हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो ये हमारा प्रकाश के टॉपिक का भाग 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार के पीछे या मान लीजिए कोई बाइक है या कार है, उसके पीछे के का दृश्य यानी पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, यानी कि उत्तल दर्पण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस तथा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल, कॉन्वेक्स मिरर हो गया यहाँ पे, सॉरी। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तथा यह जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो वस्तु से छोटा। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे? तो उत्तल दर्पण में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी कारण से जो है, आप देखे होंगे जितने भी मोटर वाहन होते हैं या बस होते हैं, बस में जो है उत्तल दर्पण लगा होता है पीछे के यातायात को देखने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? तो कॉनकेव मिरर। अवतल को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का मतलब हो गया आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, मतलब जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो खगोलीय दूरदर्शी का जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक और बड़ा बनता है। कैसा बनता है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। खगोलीय दूरदर्शी का जो प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ये लगातार एग्जाम में लगभग 100 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मान लीजिए कोई समांतर समतल दर्पण है, मान लीजिए ये दोनों समांतर समतल दर्पण है तथा इन दोनों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस वस्तु की तरह जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितना बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वह अनंत होगी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। दो समांतर दर्पणों, समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु अगर रख दी जाती है तो उस वस्तु के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी जो संख्या है वह अनंत होती है, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है लगातार मतलब 100 से भी ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या प्रक्रिया होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है प्रकाश के 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश के रंगों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के रंगों को जो अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने का तरीका है वह प्रिज्म होता है। यानी ये मान लीजिए कोई एक प्रिज्म है, मान लीजिए यह प्रिज्म है, इसी प्रिज्म की सहायता से जो है
प्रकाश के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो आप इसे याद देखिए कि यह प्रिज्म, मान लीजिए उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ, यह प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जो प्रकाश गुजरता है, जब प्रिज्म के उस पार जाएगा तो जो प्रकाश है वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। कितने रंगों में? तो जो प्रकाश है वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। जब एक प्रिज्म से प्रकाश आर पार होता है तो जो प्रकाश है वह टोटल 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो अभी याद रखिएगा ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, भी कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा VIBGYOR, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा विबग्योर। क्या होता है? VIBGYOR, विबग्योर। तो यह फार्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी फार्मूले की सहायता से आप इन 7 रंगों को याद कर पाएंगे। तो आर से यहाँ पे आपका मतलब हो गया रेड का, यानी कि लाल का, और ओ से मतलब आपका होता है ऑरेंज, यानी कि नारंगी कलर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद वी से मतलब आपका होता है, सॉरी यहाँ पे वाई होगा ना, हाँ, तो वाई से आपका मतलब क्या होता है? येल्लो। क्या होता है? येल्लो मतलब पीला आपका हो जाएगा। उसके बाद जी से आपका हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद बी से आपका ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद आई से आपका इंडिगो, यानी कि बैगनी कलर हो जाए, सॉरी इंडिगो मतलब जामुनी होता है। क्या होता है? तो इंडिगो मतलब जामुनी कलर हो जाएगा। और लास्ट में आपका होता है वायलेट, यानी कि बैगनी कलर। तो ये 7 रंग होते हैं प्रकाश के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और जामुनी हो गया, और बैगनी हो गया। इसी क्रम में आप याद रखिएगा, इसी क्रम में लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से जो बैगनी कलर होता है, आप याद रखिएगा, इसमें से जो बैगनी कलर होता है, जो वायलेट होता है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो सबसे अधिक मतलब सबसे कम होती है। इसकी वेव लेंथ जो होती है सबसे कम होती है, तथा यह जो स्कैटरिंग होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है, तथा इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और इसके बाद लास्ट जो है आर, यानी रेड है, रेड कलर होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, तथा इसका जो वेवलेंथ होती है वह सर्वाधिक होती है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला विबग्योर, यानी कि VIBGYOR, इसी फार्मूले की सहायता से आप 7 रंगों को याद कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? तो इसके लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो आपको याद होना चाहिए, VIBGYOR, यानी हमारे प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इंद्रधनुष जो होता है उसके मध्य में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? तो मध्य में आपके कौन सा रंग यहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे 7 हो गए, 3 कलर यहाँ से हटा दीजिए आप, 3 कलर यहाँ से। तो मध्य में बच्चा आपका जी, मतलब जी से कौन सा कलर होता है? आपका ग्रीन होता है। तो इस प्रकार से जो ग्रीन होगा वह इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि हरा कलर जो होता है वह इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इंद्रधनुष के 2 सीमांत वर्णपट होते हैं, मतलब इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं इसमें आखिरी 2 कलर कौन कौन से होते हैं? तो इसी फार्मूले के द्वारा इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने, यह जो फार्मूला है इस फार्मूले से लगातार एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आखिरी में आपको वायलेट मिलता है, यानी बैगनी कलर मिलता है, और रेड मिलता है, यानी कि ये दोनों सीमांत वर्णपट के कलर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी और लाल, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगनी और लाल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जल में वायु का जो बुलबुला है जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो जल में जो वायु का बुलबुला है वह किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल में वायु का मतलब बुलबुला। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वह कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधा, यानी
दृष्टि के हाइट का आधा होना चाहिए वह समतल दर्पण। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही है। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वह व्यक्ति के ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। यहाँ पे एच से मतलब आपका होता है हाइट से। अगला इंपॉर्टेंट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में क्या लाया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है वो किससे ठीक किया जाता है, तो उत्तल लेंस से, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, यानी कि उत्तल लेंस की मदद से दूर दृष्टि जो दोष होता है उसको ठीक किया जाता है। तथा यह जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। आप याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष की बीमारी होती है उस व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। क्या होता है, उस व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती परंतु उसको दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो दूर दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष होता है इन दोनों में उल्टा फार्मूला लगता है। यानी दूर दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है और निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निकट, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो निकट दृष्टि दोष होगा किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को जो है दूर मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो है अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसको नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। यानी जो निकट की वस्तु होती है वह उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तथा इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल लेंस का। आप याद रखिएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो दोनों आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो जो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस होते हैं वह उत्तल लेंस से बनते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, पढ़ने में जो काम आने वाले ग्लास होते हैं वे उत्तल लेंस के बने होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस के। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, खोज बत्ती यानी कि जो सर्च लाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो खोज बत्ती होती है, जो सर्च लाइट होती है, उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो नतोद, आप याद रखिएगा, नतोदर दर्पण जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, नतोदर दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब भी दे देता है। तो नतोदर दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है खोज बत्ती में यानी कि सर्च लाइट में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ कारों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण यानी कि नतोदर दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी में यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो आप इसे याद रखिएगा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। तो हमारी आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे। कहाँ, तो रेटिना मतलब दृष्टि पटल। कहाँ पे, तो रेटिना का मतलब होता है दृष्टि पटल, यानी कि यहीं पे जो है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है।
तो इसमें से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? काला। बाकी पीला, लाल और नीला, आप याद देखिएगा, पीला, लाल और नीला जो होता है, इसमें से काला जो प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी जो है पीला, लाल और नीला, आप याद देखिएगा, पीला, लाल और नीला जो है यह प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे प्राथमिक रंगों में जो है क्या क्या आते हैं, तो प्राथमिक रंग में आपका हो जाएगा लाल, हरा और नीला। क्या होता है? तो लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा और आपका नीला हो जाएगा। तो ये जो 3 रंग होते हैं ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीला प्राथमिक रंग में होता है, पीला नहीं होगा, आपका लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा आपका प्राथमिक रंग। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 3 रंग मूल हैं, ये क्या क्या हैं? तो मतलब 3 रंग मूल यानी कि प्राथमिक रंगों की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नीला, हरा और लाल क्या होता है, तो 3 रंग मूल कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल, यानी कि प्राथमिक रंगों की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था VIBGYOR। इस फार्मूले की सहायता से आप 7 रंगों का पता लगा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, निम्न में से किसे लेंस की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से लेंस की सहायता से किसको नहीं ठीक किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस को, यानी वर्णांधता को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी को जो है लेंस की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जो होती है अनुवांशिक बीमारी होती है। क्या होती है? आप याद रखिएगा, जो वर्णांधता होती है यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है जिसको लेंस की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो वर्णांधता होती है, यह जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो होता है वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। जिस भी व्यक्ति को यह बीमारी होती है वह व्यक्ति लाल रंग में और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है, तथा इस बीमारी की जो इलाज है वह लेंस की सहायता से नहीं होती। मतलब लेंस की सहायता से इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीविजन मतलब रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। क्या हो जाएगा? रंगीन टेलीविजन के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और नीला, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 50 प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट की थी प्रकाश टॉपिक से रिलेटेड, उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर देख सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है Wimleys@14। विमलीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस में देंगे वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।